अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया कमल। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां पूरी ताकत से जारी रहेंगी। इन कार्रवाइयों से वसाइल की चोरी और माशी नुकसानात को रोका जा सकेगा। मुअस्सर नताइज के लिए मुतालिका इदारों के दरमियान हम आहंगी नागुज़ीर है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का सिंध एपिक्स कमेटी के इजलास से खिताब। रियासती इदारे, सरकारी महकमे और अवाम कौमी तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद हैं, शुरका का अज़्म। आर्मी चीफ और निगरान वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास। नज़र-ए-सानी नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद और कच्चे में ऑपरेशन के बारे में ब्रीफिंग। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों की वापसी के लिए इक़दामात से मुताल्लिक भी ब्रीफ किया गया। करंसी स्मगलिंग की रोकथाम, ग्रीन सिंध इनिशिएटिव और SIFC के तहत इक़दामात का भी जायजा। CPEC मंसूबों पर काम करने वाले गैर मुल्की शहरियों की हिफाजत से मुताल्लिक उमूर पर भी गौर। डॉलर की गिरावट का सिलसिला जारी। ओपन मार्केट में डॉलर ₹2.50 सस्ता, कीमत खरीद ₹278.50, जबकि कीमत फरोख्त ₹281.50। इंटरबैंक में डॉलर 93 पैसे सस्ता ₹282.69 का हो गया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला, डेडलाइन में 25 दिन बाकी। 3 दिन में 1000 से जायद अफराद वापस जा चुके। तुर्कम के रास्ते मजीद अफगान शहरियों की वापसी। गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों के खिलाफ फॉरेन एक्ट के तहत कार्रवाइयां। पंजाब में मुकीम गैर मुल्की शहरियों का इब्तदाई डेटा तैयार। गैर कानूनी तौर पर मुकीम किसी शहरी को सूबे में नहीं रहने दिया जाएगा। डेडलाइन के बाद क्रैकडाउन किया जाएगा। गुजरांवाला, फैसलाबाद और रावलपिंडी में सेफ सिटी प्रोजेक्ट 150 दिन में बैक वक्त मुकम्मल किए जाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी। बलोचिस्तान से गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों के इनखला से मुताल्लिक कोयटा में इजलास। इदारों के इक़दामात का जायजा। अफगान सरहद पर दस्तावेजी निज़ाम की ज़रूरत पर जोर। हुकूमती इक़दामात किसी खास मुल्क के लिए नहीं, गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम बाशिंदों की वापसी होगी। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात जाना चकज़ई। गैर मुल्की हज़रात इल्लीगल तरीके से पाकिस्तान में रह रहे हैं, इनको बिल्कुल डिपोर्ट करके इनके मुल्क में वापस भेजा जाए। ये एक बहुत बेहतर फैसला है और इसके बहुत अच्छे असरात मुरतब होंगे। फैसला एपिक्स कमेटी में हुआ है, ये मुल्की हालात के पेश नज़र बहुत अच्छा फैसला है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान एक अमन का गहवारा बनेगा। हर वो अनासर जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इन सबको इस मुल्क से बाहर निकालना चाहिए। अवाम की जानिब से गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों की वापसी के लिए इक़दामात का खैर मकदम। मुल्की हालात के पेश नज़र फैसले वक्त की ज़रूरत है। अमन व अमान में खलल और माशी मसाइल पैदा करने वाले अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दुनिया भर में मनशियात के फैलाव में अफगानिस्तान सर फहरिस्त। आलमी सतह पर अफ्यून 80%, हीरोइन की 95% सप्लाई अफगानिस्तान से होती है। 2022 से अफगानिस्तान में अफ्यून की पैदावार में 32% इजाफा। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इंकशाफ। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लाहौर पहुंचेंगे। अपने कायद की क़यादत में मुल्की तरक्की और खुशहाली का सफर दोबारा शुरू करेंगे। नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म करके तरक्की का रास्ता रोका गया। इत्तेहादी हुकूमत ने 16 माह मुतअद्दिद चैलेंजेस के बावजूद मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। हमने सियासी मफाद के बजाय रियासत को तरजीह दी। 9 मई के वाक़यात का कभी तसव्वुर भी नहीं किया। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद शहबाज शरीफ की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
پیپلز پارٹی کی جدوجہد کا محور آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی ہے۔ ملک انتشار کی سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کا بروقت انعقاد ضروری ہے۔ پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے جنرل سیکریٹری سید حسن مرتضیٰ کی میڈیا سے گفتگو۔ کینیڈا میں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کا معاملہ، امریکی سفیر کا بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات محدود کرنے کا اعلان۔ غیر معینہ مدت کے لیے بھارتی حکام کے ساتھ رابطہ منقطع کرنا ہوگا، امریکی سفیر ایرک گیرسٹی۔ بھارت کو ہردیپ سنگھ نجر قتل کی تحقیقات میں کینیڈا کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا، امریکی محکمہ خارجہ۔ مودی سرکار کا مقبوضہ کشمیر میں حالات معمول پر دکھانے کا منصوبہ زمیں بوس۔ کشمیر میڈیا سروس نے بھارتی حکومت کے دعووں کا پول کھول دیا۔ 5 اگست 2019 سے اب تک 21,000 کشمیری قید ہوئے، 800 شہید ہوئے اور 129 خواتین کی بے حرمتی کی گئی۔ مقبوضہ کشمیر میں جدوجہد آزادی دبانے کے اوچھے ہتھ کنڈے، ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی پر پابندی عائد، حریت رہنماؤں اور سول سوسائٹی کی فاشسٹ حکومت کے اقدام کی شدید مذمت۔ شام میں فوجی اکیڈمی پر ڈرون حملہ، 112 افراد ہلاک، 240 زخمی۔ حمص میں پیش آنے والے واقعے کی ابھی تک کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی۔ شام اور ترکی کے درمیان کشیدگی برقرار، ترک فضائیہ کے حملوں میں 9 افراد ہلاک۔ امریکہ نے شام میں ترک ڈرون مار گرایا، پینٹاگون کا اظہار افسوس، واقعہ غلط فہمی کی بنیاد پر پیش آیا۔ روس کا یوکرین کے شہر کوپیانسک کے قریب گاؤں پر میزائل حملہ، 51 شہری ہلاک۔ جنگ میں تقریباً 10,000 شہری ہلاک اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں۔ مغربی دنیا نے عالمی سطح پر اپنی گرتی ساکھ بچانے کے لیے یوکرین کو استعمال کیا۔ روس نے جنگ شروع نہیں بلکہ اسے روکنے کے لیے خصوصی فوجی آپریشن کا آغاز کیا، صدر ولادیمیر پوٹن۔ امن کا نوبیل انعام ایران کی نرگس محمدی کے نام، خواتین کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے اور یکساں حقوق کی جدوجہد پر نرگس محمدی کا انتخاب کیا گیا۔ پاکستانی کو پیما شہروز کاشف کا ایک اور اعزاز، چین میں 8,188 میٹر بلند دنیا کی چھٹی بلند چوٹی چوائفیو سر کر لی۔ 21 سالہ شہروز کاشف 8,000 میٹر سے بلند 13 چوٹیاں سر کرنے والے کم عمر ترین کو پیما بن گئے۔ اور بلند ترین سرد صحرا سرفرنگا میں کولڈ ڈیزرٹ ریلی کا میلہ سج گیا، افتتاحی تقریب میں گاڑیوں کا مارچ پاسٹ، مقامی فنکاروں کی پرفارمنس، نیزہ بازی، گھڑ سواری، رسا کشی سمیت دیگر کھیلوں کے مقابلے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبرنامے میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں سندھ ایپکس کمیٹی کا اجلاس کراچی میں ہوا، جس میں صوبے میں نظر ثانی نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد اور کچے کے علاقے میں آپریشن کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور نگراں وزیر اعلیٰ ریٹائرڈ جسٹس مقبول باقر نے اجلاس کی صدارت کی۔ شرکاء کو غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی باشندوں کی واپسی کے لیے اقدامات کے بارے میں بریف کیا گیا۔ اجلاس میں کرنسی سمگلنگ کی روک تھام، گرین سندھ انیشیٹو اور SIFC کے تحت اقدامات کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا۔ ایپکس کمیٹی نے سی پیک منصوبوں پر کام کرنے والے غیر ملکی شہریوں کی حفاظت سے متعلق امور کا بھی جائزہ لیا۔ اس موقع پر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کہنا تھا کہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائیاں بھرپور طاقت سے جاری رہیں گی۔ ان کارروائیوں سے وسائل کی چوری اور معاشی نقصانات کو روکا جا سکے گا۔ آرمی چیف نے کہا کہ مؤثر نتائج کے لیے متعلقہ اداروں کے درمیان ہم آہنگی ناگزیر ہے۔ شرکاء نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ریاستی ادارے، سرکاری محکمے اور عوام قومی ترقی اور خوشحالی کے لیے متحد ہیں۔ ناظرین، انٹر بینک میں روپیہ مزید تگڑا، اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں 2 روپے 50 پیسے کمی ریکارڈ کی گئی، جبکہ انٹر بینک میں بھی ڈالر 93 پیسے سستا ہو کر 282 روپے 69 پیسے کا ہو گیا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں زبیر الدین۔ کاروباری ہفتے کا اختتام ملکی معیشت کے لیے نہایت ہی سازگار آشاریوں پر ہوا، جبکہ مجموعی طور پر موجودہ حکومت کی کاوشوں کے باعث ڈالر کی اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی، بلیک مارکیٹنگ کرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ کرنے، غیر قانونی طریقے سے ڈالر کے ذریعے پیسہ کمانے والوں کی جہاں حوصلہ شکنی ہوئی، وہیں معیشت کا پہیہ بھی رواں ہو گیا۔ مجموعی طور پر اب تک حکومتی اقدامات کی وجہ سے کم و بیش 48 روپے ڈالر میں گراوٹ اور روپے کی قدر میں اضافہ ہوا ہے۔ SIFC کی جو میٹنگز ہو رہی ہیں اس میں بھی اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں، تو اوورآل ایک بزنس سینیریو جو ہے وہ پازیٹیوٹی کی طرف جا رہا ہے۔ اسمگلرز کے خلاف اور اسمگلنگ کے خلاف
जो क्रैकडाउन शुरू किया है उसकी वजह है ना सिर्फ डॉलर्स बल्कि आपकी बाकी जो ज़राई अजनास हैं, ज़राई चीज़ें भी हैं और दूसरी आपकी खाने पीने की जो अशिया हैं उनकी भी कीमतें काफ़ी तेज़ी के साथ नीचे आई हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन मस्बत मोड पर इख्तिताम पजीर हुई, जबकि हिस्सेस की खरीदो फरोख्त में सीमेंट, ऑयल एंड गैस, बैंकिंग, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल, प्लास्टिक और केमिकल के शोबे नुमायां रहे। चार्ट्स पे हमें ये नजर आएगा कि इंडेक्स का जो मोमेंटम है ये भी अब पॉजिटिविटी की तरफ जो है वो ट्रेड होना स्टार्ट हो गया है, जो कि वीक ऑन वीक बेसिस पर एक पॉजिटिविटी को कॉल करता हुआ नजर आता है। सियासी और माशी तौर पर किए जाने वाले मुस्तहकम और ठोस फैसले आइंदा दिनों में मईशत के लिए मजीद खुशखबरी का बाइस बनेंगे और कारोबारी पहिया मजीद रफ्तार से दौड़ेगा। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने के लिए 25 दिन बाकी रह गए हैं। कस्टम हुकाम के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों का इनखला शुरू हो गया है। आज 18 खानदान तुर्कम बॉर्डर पहुंचे, जहां कानूनी तकाजे पूरे होने के बाद उन्हें वापस जाने की इजाजत दी गई। 3 दिनों में अब तक 1000 से ज्यादा गैर कानूनी मुकीम अफराद वापस जा चुके हैं। दूसरी जानिब कराची के इलाके सोहराब गोट में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 51 गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। तर्जमान जिला ईस्ट पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 10 मुश्तबा मोटरसाइकिलों को भी कब्जे में लिया गया है। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि गिरफ्तार गैर मुल्कियों के खिलाफ फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। पाकिस्तान में मौजूद गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की शहरियों को पाकिस्तान छोड़ने के अहकामात से मुताल्लिक अवाम ने इज़हार ख्याल करते हुए हुकूमती इक़दाम को लायके तहसीन करार दिया है। जितने भी गैर मुल्की हज़रात इनलीगल तरीके से पाकिस्तान में रह रहे हैं इनको बिल्कुल डिपोर्ट करके इनके मुल्क में वापस भेजा जाए। ये एक बहुत बेहतर फैसला है और इसके बहुत अच्छे असरात मुरतब होंगे। फैसला एपेक्स कमेटी में हुआ है, ये मुल्की हालात के पेश नज़र बहुत अच्छा फैसला है। इस वक्त बड़ी ज़रूरत थी इस तरह के एक्शंस लेने की, क्योंकि आपने देखा कि बहुत अरसे से जब भी मुल्ज़िमान पकड़े जाते थे वो ज़्यादातर गैर मुल्की होते थे। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान एक अमन का गहवारा बनेगा। मेरे ख्याल में उन्हें चले जाना चाहिए, उनकी इतनी हमें शनाख्त नहीं है। और कराची में 40 लाख से ज्यादा जो है गैर मुल्की राज पल्ली है। इससे मुल्क में अमन आएगी, खुशहाली आएगी, ये एक अच्छा इकदाम है हुकूमत का। यही लोग जो है ये मुल्क के अमन अमान के लिए खतरा है। ये जो कर रहे हैं नाजायज अपने कारोबार चलाए हुए हैं, सब कुछ चलाए हुए हैं। कानून के मुताबिक बात होनी चाहिए, जो बात है अच्छा फैसला होगा। हमारे मुल्क में इस वक्त कोई 15 से 20 लाख गैर कानूनी तौर पे अफगान माजरीन रह रहे हैं। हर वो नासिर जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं उन सबको इस मुल्क से बाहर निकालना चाहिए। जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर रह रहे हैं वो बहुत सारे जराइम में मुलव्वस हैं। एक्शन होना चाहिए, सबको निकाल बाहर करना चाहिए। गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में जो मुकीम अफगान बाशिंदे हैं उनको यहाँ से निकालना मैं समझता हूँ एक्शन कमेटी का एक अच्छा इक़दाम। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों के इनखला और उनके लिए दी गई डेडलाइन पर सूबाई हुकूमत की जानिब से कोयटा में जायजा इजलास हुआ। इजलास में ये फैसला किया गया कि डेडलाइन गुजरने के बाद गैर कानूनी तारकीन वतन को फॉरेन एक्ट के तहत हिरासत में लिया जाएगा और बाद अज़ां उन्हें मुल्क बदर कर दिया जाएगा। इजलास में पाक अफगान सरहद पर एक दस्तावेजी निज़ाम की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निगरान सूबाई वज़ीर इत्तला जान अचकज़ई ने कहा कि हुकूमत बलूचिस्तान नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद और इसको कामयाबी से हमकनार करने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का ये एक्शन प्लान किसी मखसूस कौम के खिलाफ नहीं है, बल्कि तमाम गैर कानूनी तौर पर मुल्क में रहने वाले तारकिन वतन के खिलाफ है। जो गैर कानूनी माइग्रेंट्स या एलियंस हैं, ये वो लोग हैं जो जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। इन्हें फॉरेन एक्ट के तहत गिरफ़्तार किया जाएगा और उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा और फिर उन्हें मुल्क बदर किया जाएगा। सबसे अहम बात है वो ये है कि इस वक्त जो फेडरल गवर्नमेंट के लेवल पे अफ़गान जो अबूरी हुकूमत है तालिबान की, उनसे रब्ता हो रहा है, उन्हें लूप में रखा जा रहा है और मोफा के ज़रिए ये जो पूरा एक्शन प्लान है इस हवाले से उन्हें एतमाद में लिया जा रहा है। लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो एलियंस के ख़िलाफ़ कार्रवाई है वो एक स्पेसिफ़िक मुल्क स्पेसिफ़िक नहीं है।
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि पंजाब में मुकीम गैर कानूनी गैर मुल्की शहरियों के आदादोशुमार जमा कर लिए गए हैं। ये लोग डेडलाइन से पहले चले जाएं, बदीगर सूरत इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि सूबे में आशोबे चश्म के केसेस में वाज़ेह कमी आ रही है। तरक्याती मंसूबों से मुताल्लिक उनका बताना था कि शाहदरा फ्लाई ओवर प्रोजेक्ट तेज़ी से तकमील के मराहिल तय कर रहा है और बंद रोड के प्रोजेक्ट को भी 2 तामीराती कंपनियां मुश्तरका तौर पर मुकम्मल करेंगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि रावलपिंडी रिंग रोड का एक पोर्शन जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। गुजरांवाला, फैसलाबाद और रावलपिंडी में सेफ सिटी प्रोजेक्ट बैक वक्त मुकम्मल होंगे। दुनिया भर में मनशियात के फैलाव में अफगानिस्तान का किरदार है। अफ्यून की काश्त की बात की जाए तो दुनिया की 95% हेरोइन अफगानिस्तान से तैयार होकर दुनिया भर में सप्लाई की जाती है। इससे मुतासरा लोगों में न सिर्फ दुनिया भर के लोग शामिल हैं बल्कि अफगानिस्तान में तकरीबन 40 लाख अफराद इस मूजी नशे का शिकार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा दफ्तर बराए मनशियात और जराइम की रिपोर्ट के मुताबिक अफ्यून दुनिया भर में इंतहा पसंद और जराइम पेशा गिरोहों के लिए अरबों डॉलर की कमाई का एक अहम जरिया है। अफगानिस्तान में पैदा होने वाली अफ्यून दुनिया के बहुत से खित्तों में लोगों की सेहत और बहबूद के लिए खतरा है। अफगान हुकूमत के तमाम रिपोर्ट्स को झूठा करार देने के बावजूद अफगानिस्तान के अफ्यून की फरोख्त में 425 मिलियन से 1.4 मिलियन डॉलर्स तक का इजाफा हुआ है। 2022 से अफगानिस्तान में अफ्यून की पैदावार में 32% तक इजाफा हुआ है। अफगानिस्तान में 2,33,000 एकड़ से जायद जमीन पर अफ्यून की काश्त की जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा दफ्तर बराए मनशियात और जराइम के मुताबिक सबसे ज्यादा अफ्यून की काश्त नमरोज, कद्दार, हिलमंद, उर्ज़गान और जाहिल में की जाती है। अफगानिस्तान में 6,200 टन से ज्यादा अफ्यून और तकरीबन 350 से 580 टन हीरोइन की पैदावार की जा रही है। अफगानिस्तान में तकरीबन 80% से ज्यादा दही इलाकों में अफ्यून काश्त की जाती है, जबकि 2020 में दुनिया की कुल अफ्यून की 85% पैदावार अफगानिस्तान में की गई। अफ्यून अफगानिस्तान की GDP में 11% तक का हिस्सा डालता है। हुकूमत पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेज कौम की हिफाजत के लिए अफ्यून स्मगलिंग के खिलाफ सख्त इकदाम उठा रहे हैं। दुनिया भर में मनशियात से तबाही फैलाने पर क्या आलमी सतह पर अफगानिस्तान से जवाब तलबी नहीं होनी चाहिए? और नाज़रीन, मुल्क से बाहर बैठे भगोड़े यूट्यूबर की भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से जुड़े रोहित शर्मा से होशरुबा मुबैना खुफिया बातचीत की एक और ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। रोहित शर्मा और भगोड़ा यूट्यूबर नेशनल सिक्योरिटी के बारे में खुफिया बातचीत कर रहे हैं। मजीद तफसील समीउल्लाह से। भगोड़ा यूट्यूबर वैसे तो लंदन में बैठकर मुहिब्बे वतन होने का दावा करता है और दूसरी जानिब फौज और हसास इदारों के खिलाफ बेहुदा और फहाश जबान इस्तेमाल करता है। भगोड़े यूट्यूबर की लीक कॉल से ये साबित हो चुका है कि फौज और ISI मुखालिफ मुहिम के पीछे रॉ इस वतन फरोश को इस्तेमाल कर रही है। मुल्क से बाहर बैठे भगोड़े यूट्यूबर की भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से जुड़े रोहित शर्मा से होशरुबा मुबैना खुफिया बातचीत की एक और ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। दूसरी कॉल में रोहित शर्मा और भगोड़ा यूट्यूबर नेशनल सिक्योरिटी के बारे में खुफिया बातचीत कर रहे हैं। और एक चीज ये है कि शायद फेडरल कैबिनेट ने इमरजेंसी इंपोज करने के लिए बोला है, ये कंफर्म नहीं हो रही। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में 3 मेंबर्स नहीं मान रहे, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ, एयर चीफ, दोनों एयर फोर्स चीफ और नेवी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ नहीं मान रहे। मेरे साहब ये बताइए मुझे आप कि क्या पाकिस्तान आर्मी टेक ओवर कर सकती है? मुझे ऐसी खबरें मिल रही हैं पाकिस्तान से, ये टेक ओवर कर सकती है। वो धमकी तो जरूर दे रहे हैं कि टेक ओवर करना है। सुप्रीम कोर्ट को वो धमकी दे रहे हैं कि जी हम टेक ओवर कर लेंगे। और आसिम मुनीर का ये प्लान भी है, वो चाहता भी है कि मैं टेक ओवर किसी तरह कर लूं। लॉर्ड रामी रेंजर मुस्लिम, पाकिस्तान और कश्मीर मुखालिफ बयानिए की वजह से जाना जाता है। लॉर्ड रेंजर के मुताबिक खालिस्तान रेफरेंडम महज एक ड्रामा है, जबकि इसके लीडर खुद साख्ता हैं। लॉर्ड रामी रेंजर ने पाकिस्तान पर सिख फॉर जस्टिस और गुरबतून सिंह पुनन को फंड्स देने का इल्जाम लगाया। दिसंबर 2022 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स कमिश्नर बराए मियारियात ने फैसला दिया कि लॉर्ड्स रेंजर्स ने हाउस के ज़ाब्ता अखलाक की संगीन खिलाफ वर्जी की। हाउस ऑफ लॉर्ड्स की इंक्वायरी में इंकिशाफ हुआ कि लॉर्ड्स रामी रेंजर ने खातून सहाफी पूनम जोशी को धमकाया और जिनसी हरासा भी किया। लॉर्ड रामी रेंजर्स ने शरपसंदी को हवा देते हुए कहा कि अगर सिख वाकई खालिस्तान बनाने में दिलचस्पी रखते हैं तो खालिस्तानी पाकिस्तान से अपने पंजाब का हिस्सा खालिस्तान के क़याम के लिए क्यों नहीं कहते।
लॉर्ड रामी रेंजर ने बरतानवी पार्लियामेंट में पाकिस्तान पर लोगों को जबरदस्ती मजहब तब्दील करने और सिखों, ईसाइयों और अहमदियों के खिलाफ झूठा मुकदमा चलाने का इल्जाम लगाया। बरतानवी पार्लियामेंट से खिताब करते हुए लॉर्ड रामी रेंजर ने पाकिस्तान पर कश्मीर में दहशतगर्दों को असलाह फराहम करने और इन्हें ट्रेनिंग देने का इल्जाम भी लगाया। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान मजबूत माशी, तालीमी और सकाफती रवाबित कायम करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। कराची में बहरीन के लिए नामजद सफ़ीर साकिब रऊफ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत में हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की मांग बढ़ रही है। पाकिस्तान से हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की बरामद और गैर मुल्की तरसीलात ज़र बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। सदर ममलकत ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी ताउन में इजाफे और पाकिस्तानी बरामदात बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज़ की जाए। डॉक्टर आरिफ अलवी ने नामजद सफ़ीर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई है। बरतानिया के रॉयल अस्पताल की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट में लिखा गया है कि नवाज शरीफ के एंजाइना की अलामात और कोरोना वबा के बायस पाकिस्तान जाने से रोका गया था। रिपोर्ट के मुताबिक मर्ज में शिद्दत आने के बायस नवंबर 2022 में उनकी दोबारा एंजियोप्लास्टी की गई और बंद शरियानों को खोलने के लिए स्टंट डाले गए। रिपोर्ट में लिखा है कि नवाज शरीफ को अभी भी ब्लड प्रेशर, शुगर और दिल के आर्जे की अलामात का सामना है, लिहाजा उन्हें पाकिस्तान और लंदन में बाकायदगी से तिब्बी मुआयना कराते रहने की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं कि नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म करके तरक्की का रास्ता रोका गया, वो वतन वापस आकर मुल्क को एक मरतबा फिर खुशहाली की राह पर गामजन करेंगे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि हमने अपनी सियासत कुर्बान करके मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। तफसील मोहम्मद सुफियान से। मॉडल टाउन लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि 16 माह की हुकूमत में हिमालय नुमा चैलेंजेस का सामना था। सैलाब और IMF की शराइत पहाड़ की तरह सामने खड़ी थी। उन्होंने कहा कि मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए तमाम तर तवानाइयां सर्फ की और अपनी सियासत को कुर्बान करके रियासत को बचाया। एक तरफ माशी बदहाली हमें विरसे में मिली, इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह IMF का मुआहिदा तय पाया। किसान पैकेज 2000 अरब रुपए का दिया गया, जिसके नतीजे में इस साल जो गंदम 10 साला रिकॉर्ड है उसकी पैदावार का अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्लिम लीग नून के सदर ने कहा कि नवाज शरीफ की इक्तिसादी इस्लाहात की दुनिया मोतरफ है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आएंगे और नए अज़्म से खुशहाली के सफर का आगाज करेंगे। 2017-18 में आटा 35 रुपए किलो था, चीनी 52 रुपए किलो थी, रुपया डॉलर का तनासब 100 रुपए था, ये 104 रुपए था। ये है वो नवाज शरीफ का दौर। इन 16 माह में रमजान शरीफ में 76 साल में मुफ्त आटा तकसीम करने में 70 अरब रुपए जो खर्च किए गए, वो वही सोच है नवाज शरीफ की काशी करती है कि अगर गरीब आवाम का हम ख्याल नहीं रखेंगे तो ये बाकी तमाम चीजें जो हैं वो धरी की धरी रह जाएंगी। इस मौके पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमें वो रास्ता तलाश करना है जिस पर चलकर मुल्क की तकदीर को बदला जा सके। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें तदब्बुर और हौसले से मुल्क की तरक्की और बेहतरी के लिए फैसले करना होंगे। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से लंदन में सहाफ़ियों के वफ़द ने मुलाकात की और मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मोहम्मद नवाज शरीफ ने मीडिया कवरेज करने वाले सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुआशरे में सहाफ़त का अहम किरदार है और आवाम सहाफ़ियों की राय को अहमियत देते हैं। उन्होंने कहा कि तनकीद बराए तनकीद के बजाय तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मिटियारी के इलाके जिंदलकोट गांव पहुंचे और साबिक रुकन कौमी असम्बली अमीर अली शाह जामोट के इंतकाल पर मरहूम के साहबजादे तारिक शाह जामोट और लवाहितीन से ताज़ियत का इजहार किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अमीर अली शाह जामोट की पार्टी के लिए जिद्दोजहद और अवामी हुकूक के लिए खिदमात को सराहते हुए उनके इंतकाल को पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा नुकसान करार दिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि अवाम ने आइंदा आम इंतखाबात में इक्तदार में आने का मौका दिया तो पीपल्स पार्टी माशी इस्तेहकाम के लिए इनकलाबी इकदामात को यकीनी बनाएगी। मुल्तान में साबिक रुकन कौमी असम्बली नवाब लियाकत अली खान से गुफ्तगू करते हुए यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि पीपल्स पार्टी इक्तदार की सियासत के बजाय अख्तार की सियासत को तरजीह देती है।
उनका कहना था कि शुजाआबाद में पीपल्स पार्टी ने पहले भी कामयाबी हासिल की, इंशाअल्लाह आइंदा भी कामयाबी समेटेगी। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि इंतखाबात में कामयाबी के बाद जनूबी पंजाब की महरूमियाँ और पसमानदगी ख़त्म करने की कोशिशों का दोबारा आगाज़ करेंगे। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तज़ा ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पीपल्स पार्टी की तमाम जिद्दोजहद का महवर आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी है। शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात का बरवक्त इन्नेकाद ज़रूरी है ताकि मुंतखब नुमाइंदे अवामी मसाइल का हल निकाल सकें। सैयद हसन मुर्तज़ा ने कहा कि मुल्क इंतशार की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं वो हमारे नेशनल इश्यूज हैं, उस पे हमने सारों ने एक सोच के साथ चलना है और उन मसाइल का हल हमने कौम को देना है। इस मुल्क में पार्लियामान की बालादस्ती को तस्लीम कराया जाए, इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी हो और वो सिर्फ और सिर्फ शफाफ इलेक्शन के ज़रिए ही मुमकिन है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर सलीम मानवीवाला ने कहा है कि तमाम सियासी पार्टियों और इदारों को मिसाक़ी मईशत पर मुत्तफ़िक़ होना होगा। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि स्मगलिंग रोकने और माशी बहाली के लिए हुकूमती इक़दामात खुशाइंद हैं। डॉलर की कीमत नीचे आना इन्हीं इंतज़ामी इक़दामात के सिलसिले की एक कड़ी है। सलीम मानवीवाला ने कहा कि इलेक्शन बर वक्त होने से मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। तमाम सियासी जमातों को इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। MKM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि हमारी जमात इंतखाबात में कराची और हैदराबाद के हलकों से वाज़ेह कामयाबी हासिल करेगी। PTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि अंदरूनी सिंध में भी इत्तेहादियों की मदद से सियासी मुखालफिन को टफ टाइम देंगे। MKM का मुकाबला MKM से है। हम अपने वोटों को, अपने वोटर्स को, जो कि अगर कोई हमसे नाराज़ भी है, दिल बर्दाश्ता भी है, तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक जो है उनकी उम्मीद जाग गई है। तो जहाँ जहाँ पर भी हमारा वोट है और वो इंशाअल्लाह ताला वो वोट जो है वो हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस वोट को बरूए कार लाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले इलेक्शन में हम अंदरूनी सिंध से भी इत्तेहादी मिलकर इतने सारे ऐसी सीट इतनी उठाएँ और कराची हैदराबाद हम जीतें। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून का वर्कर और लीडर मुश्किल हालात में पार्टी के साथ खड़ा रहा। हम मुश्किल हालात में कभी नहीं भागे। रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के कायद और 3 बार के मुंतखब वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी अहलिया को बिस्तरे मर्ग पर छोड़कर पाकिस्तान आए और बेगुनाह होने के बावजूद जेल जाने को तरजीह दी। हमारा नवाज शरीफ से रिश्ता इक़्तिदार या मफाद का नहीं बल्कि मुल्क और कौम की खिदमत से है। उन्होंने कहा कि रावलपिंडी की जो खिदमत मुस्लिम लीग नून ने की वो किसी ने नहीं की। रावलपिंडी के मर्द मुजाहिद हनीफ अब्बासी ने उम्र कैद की सज़ा कबूल की मगर सर नहीं झुकाया। सिंध में नवाज शरीफ इस्तकबालिया कमेटी के कन्वीनर बशीर अहमद मेमन ने कहा है कि मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां जारी हैं। सिंध से कारकुनान के जाने और आने का मुकम्मल बंदोबस्त कर दिया गया है। कराची में लीगी रहनुमाओं शाह मोहम्मद शाह जुबैर अहमद और दीगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बशीर अहमद मेमन ने कहा कि मुस्लिम लीग कानून और आइन का एहतराम करती है और पार्टी के कायद के इस्तकबाल के मौके पर भी कानून और आइन के मुताबिक तमाम इक़दाम किए जाएंगे। इस मौके पर साबिक गवर्नर जुबैर अहमद ने कहा कि मोहम्मद नवाज शरीफ 4 बरस बाद पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, उनका शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर शाह मोहम्मद शाह ने कहा कि इलेक्शन इत्तेहाद का फैसला मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद होगा। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले ताजी तंजीमों के ग्रुप ने कहा है कि वो 21 अक्टूबर को कायद मुस्लिम लीग नवाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल करेंगे। लाहौर में सदर मुस्लिम लीग शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में ताजिर तंजीमों के नुमाइंदों ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म से नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के हवाले से गुफ्तगू हुई। लाहौर की तमाम मार्केटों के ताजर नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए पहुंचेंगे और अपने कायद का फ़क़ीदुल मिसाल और वालिहाना इस्तकबाल करेंगे। उनका कहना था कि नवाज शरीफ बेहतरीन माशी प्लान लेकर आ रहे हैं, उनकी मेहनत और मोहब्बतें लौटाने का वक्त है, लाहौर उन्हें मायूस नहीं करेगा। जमात इस्लामी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम ने कहा है कि बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों के साथ सख्त शराइत पर होने वाले मुआहिदों की वजह से माशी मुश्किलात में इजाफा हुआ। मुल्तान में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि IMF से कर्ज लेने के बजाय खुदकुशी करने के दावेदार ने सब कुछ गिरवी रख दिया। अमीरुल अजीम ने कहा कि महंगाई की वजह से अवाम बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं, उन्हें रिलीफ देने के लिए फौरी इक़दाम करना होंगे। अमीरुल अजीम का कहना था कि जमात इस्लामी ने हमेशा अवाम की हकीकी नुमाइंदगी करते हुए मसाइल की निशानदेही की है।
چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت اور جج کی سماعت کے اختیار کے خلاف درخواست کا فیصلہ اگلے ہفتے سنایا جائے گا۔ کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے سائفر کیس کی سماعت اٹک جیل منتقل کرنے کا نوٹیفیکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے۔ اور ناظرین، ملک بھر کی طرح پنجاب کے شہروں میں بھی بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے، جس کی تفصیل بتائیں گی فرحانہ خان۔ لیسکو کے تمام اضلاع میں جاری آپریشن کے دوران مزید 643 بجلی چوروں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ بجلی چوری میں ملوث 360 افراد کے خلاف ایف آئی آرز رجسٹرڈ ہو چکی ہیں۔ پکڑے جانے والے کنیکشنز میں 22 کمرشل، 2 صنعتی، 12 زرعی اور 607 گھریلو تھے۔ تمام کنیکشنز منقطع کر کے ان کو یونٹس ڈیڈکشن بل کی مد میں چارج کیے گئے ہیں، جس کی مالیت 5 کروڑ 24 لاکھ سے زائد ہے۔ لیسکو نے گوال منڈی میں بھی بجلی چوری کی بڑی واردات پکڑی۔ فیسکو ریجن میں بھی بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ فیسکو کے تمام ریجنز میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 61 بجلی چور پکڑے گئے، جس سے مجموعی طور پر پکڑے جانے والے بجلی چوروں کی تعداد 2444 ہو گئی ہے۔ فیسکو ریجن میں اب تک بجلی چوروں کو مجموعی طور پر 30 کروڑ روپے سے زائد جرمانہ عائد کیا گیا ہے اور ان سے 12 کروڑ 70 لاکھ روپے سے زائد کی وصولی کی جا چکی ہے۔ گیپکو ریجن میں گرینڈ آپریشن کے دوران مزید 55 بجلی چور پکڑے گئے۔ اب تک گیپکو کے تمام ریجنز میں 1500 سے زائد بجلی چوروں کے خلاف کارروائی کی گئی، جن میں 55 زرعی، 9 صنعتی، 47 کمرشل اور 1407 گھریلو کنیکشنز شامل ہیں۔ بجلی چوروں کو 13 کروڑ روپے سے زائد کے جرمانے کیے گئے ہیں۔ فرحانہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی بجلی چوری میں ملوث عناصر، کنڈا مافیا اور نادہندگان کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ تفصیل سہیل جمالی سے۔ کے الیکٹرک کے عملے نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر نارتھ کراچی کے علاقے خمیسو گوٹ اور یسرب گوٹ میں تقریباً 250 کلو گرام کنڈوں اور زیر زمین تاروں کو ہٹایا ہے۔ ان تاروں کے ذریعے صنعتی علاقے سے ماہانہ 65,000 یونٹس کی چوری کی جا رہی تھی۔ گارڈن کے علاقے سے بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف آپریشن کے دوران 1200 کلو گرام کنڈوں کا خاتمہ کیا گیا۔ ان نادہندگان پر 3 کروڑ 5 لاکھ روپے سے زائد کے واجبات ہیں۔ عوام نے بجلی چوروں کے خلاف کارروائی پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ یہ جو بجلی چوروں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے نگراں حکومت میں اس وقت ہو رہی ہے، اس سے پہلے نہیں ہو رہی تھی، تو ابھی لوڈ شیڈنگ جو ہے نا کافی کم ہو گئی ہے۔ یہ کارروائی تو خیر اچھی ہو رہی ہے، صحیح ہو رہی ہے، بہت پہلے ہو جانی چاہیے۔ اس کا تو جو اضافی لوڈ ہے، ہم جیسے عام شہری پہ جو ہم ریگولر جو ہم بھر رہے ہوتے ہیں اس پہ اپنا اثر انداز ہوتا ہے۔ نگران حکومت نے یہ قدم اٹھایا ہے تو میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی یہ قدم اٹھاتا ہے یہ کریڈٹ اسی کو جاتا ہے۔ نگران نے اٹھایا، کریڈٹ نگران کو ملنا چاہیے۔ ایم پی آر کالونی میں ماہانہ 6 لاکھ روپے کی بجلی چوری میں ملوث غیر قانونی ہائیڈرینٹ کو مسمار کیا گیا۔ ایک بڑی کارروائی میں بخاری کالونی بنارس میں کنڈا مافیا کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ اس علاقے میں بڑی تعداد میں گھروں، دکانوں اور کارخانوں کو کنڈوں سے بجلی فراہم کی جا رہی تھی۔ 12 لاکھ یونٹس کی چوری میں ملوث ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ بجلی چوروں کے خلاف کارروائیوں سے لوڈ شیڈنگ میں کمی اور بجلی کی فراہمی میں بہتری آ رہی ہے۔ سہیل جمالی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کی جانب سے بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کے سلسلے میں بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ ترجمان آئی ایس کو کے مطابق بجلی اسے ملے گی جو بروقت بل ادا کرے گا۔ رننگ اور ڈیڈ ڈیفالٹرز کے خلاف بھی کارروائیوں کا سلسلہ تیز کر دیا گیا ہے، جبکہ گزشتہ روز 222 بجلی نادہندگان سے 45,23,000 کی ریکوری کی گئی اور 15,083 رننگ ڈیفالٹر سے 16 کروڑ 24 لاکھ کے واجبات وصول کیے گئے۔ آئس کو ترجمان کا کہنا ہے کہ بل ادا نہ کرنے والے صارفین کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ پاک بحریہ کے نئے سربراہ نوید اشرف کل کمان سنبھالیں گے۔ تبدیلی کمانڈ کی پروقار تقریب نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں ہوگی۔ پاک بحریہ کے سبکدوش ہونے والے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی تبدیلی کمان تقریب سے الوداعی خطاب کریں گے۔ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی پاک بحریہ کے نئے سربراہ کو پاک بحریہ کی کمانڈ سونپیں گے۔ تبدیلی کمان کی تقریب کے حوالے سے نیول ہیڈ کوارٹرز میں انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے رہنما چودھری محمد یاسین نے کہا کہ خطے میں امن کے لیے عالمی برادری کو مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے مسئلہ کشمیر کو ہمیشہ بھرپور انداز میں اجاگر کیا ہے۔ چودھری محمد یاسین نے کہا کہ ہماری جماعت نے آزاد کشمیر میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے شروع کیے گئے منصوبے ہماری کارکردگی کا ثبوت ہیں۔ امریکی سفیر نے بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات محدود کرنے کا اعلان کرتے ہوئے بھارت کے ساتھ تعلقات مزید کشیدہ ہونے کی خبر دے دی ہے۔ امریکی سفیر ایرک گیراسٹی کے مطابق امریکہ کو غیر معینہ مدت کے
भारतीय हुकाम के साथ अपना राबता मुनक़ता करना होगा। हरदीप सिंह निज्जर तनाज़े के बायस अमरीका और भारत के माबैन ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि हरदीप सिंह कत्ल में भारत के मुलव्विस होने का इल्ज़ाम इंतहाई संगीन है। भारत को हरदीप सिंह कत्ल की तहक़ीक़ात में कनाडा के साथ ताउन करना होगा। सिखों की तहरीक खालिस्तान और एहतजाजी मुजाहिरों को अमरीका की मुकम्मल हिमायत हासिल है। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक अमरीका में रहने वाले हर शहरी को इजहार राय की आज़ादी हासिल है। अमरीका की कनाडा और सिखों के साथ हिमायत भारत के लिए शदीद परेशान कुन और ख़तरनाक है। ज़राए के मुताबिक कनाडा ने हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल का इल्ज़ाम भारत पर लगाया, जिसके बाद दुनिया भर से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। CNN के मुताबिक कनाडा के इल्ज़ामात की तस्दीक फाइव आइज़ ने भी की, जिसमें अमरीकी इंटेलिजेंस भी शामिल है। मोदी सरकार का मकबूजा कश्मीर में हालात को नॉर्मल दिखाने का मंसूबा ज़मीबोज़। कश्मीर मीडिया सर्विस की हालिया रिपोर्ट ने मोदी सरकार के दावों का पोल खोल दिया। KMS के मुताबिक 5 अगस्त 2019 से अब तक 21,000 कश्मीरी जेलों में कैद किए जा चुके हैं। 800 कश्मीरी शहीद, जबकि 2,500 से ज़ायद काबिज सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों तशद्दुद का निशाना बनाए जा चुके हैं। भारतीय फौज की बर्बरियत के हाथों 1100 कश्मीरी इमलाक भी नजर आतिश हुई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 130 बच्चे यतीम, जबकि 129 कश्मीरी खवातीन इज्तमाई ज़्यादती का शिकार हुई। रवां साल मई में मोदी सरकार ने श्रीनगर में G20 ममालिक का इजलास मुनक़िद करके मकबूजा वादी में हालात को नॉर्मल दिखाने की नाकाम कोशिश की थी। आर्टिकल 370 की नाजायज़ तनसीख से मुतल्लिक मामला भारतीय सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत भी है। कश्मीरियों को इंटरनेट, ज़राए अबलाग की बंदिश, अमलाक की जबरन ज़ब्ती, मावराए अदालत कत्ल और पैलेट गन की बेजा इस्तेमाल जैसे पुरतशद्दुद इक़दामात का सामना है। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक भारतीय फ़ौज इज्तमाई ज़्यादती को तहरीक आज़ादी के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है। 2019 से अब तक मोदी सरकार मकबूजा वादी में 423 मरतबा इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल कर चुकी है। पैलेट गन के बेजा इस्तेमाल से अब तक 6,000 कश्मीरी ज़ख्मी, जबकि 782 अफराद बिनाई से हाथ धो बैठे हैं। वस्ताई भारतीय हुकूमत कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत के हुसूल की जदोजहद को दबाने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मोदी हुकूमत ने अपने ताज़ा मज़मूम इक़दाम में जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी पर पाबंदी आयद कर दी है, जिसके सरबराह गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद सीनियर हुर्रियत रहनुमा शब्बीर अहमद शाह हैं। डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी 1998 में अपने क़याम के बाद से कश्मीरियों की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की मुतल्लिक़ा करारदादों के मुताबिक तनाज़े कश्मीर के पुरअमन हल की वकालत कर रही है। DFP की क़यादत बिलख़ुसूस चेयरमैन शब्बीर अहमद शाह को जम्मू कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी तसल्लुत की मुखालफत करने पर सख्त ख़ैस गज़ब का भी सामना है। वह इस वक्त भी नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में नज़रबंद हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं और सिविल सोसाइटी की कारकुनों ने डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी पर पाबंदी की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि भारत इन ज़ालिमाना इक़दामात के जरिए कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को कमज़ोर नहीं कर सकता और वो अपनी जद्दोजहद को भारतीय तसल्लुत से आज़ादी तक जारी रखेंगे। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा इस्लामी ताउन तंजीम और यूरोपीय यूनियन पर जोर दिया कि वो भारत को मकबूजा कश्मीर में तनाज़े कश्मीर के हल के लिए जद्दोजहद करने वाली सियासी जमातों पर पाबंदी आयद करने से रोकें। डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने एक बयान में कहा है कि जम्मू कश्मीर एक बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है और भारतीय हुकूमत को तनाज़ा कश्मीर के पुरअमन हल के लिए जद्दोजहद करने वाली किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी आयद करने या गैर कानूनी करार देने का कोई हक नहीं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाह के कन्वीनियर महमूद अहमद सागर ने भी इस्लामाबाद में एक बयान में मोदी हुकूमत की तरफ से डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी पर पाबंदी की शदीद मजम्मत की है। और यही नहीं, भारतीय फौजी अफसरान अपने ही साथियों के भी दुश्मन बन गए हैं। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज के कैंप से बड़ी खबर, भारतीय फौज में बदनज़मी मजीद शिद्दत इख्तियार करने लगी है। भारतीय फौज के मेजर ने मकबूजा कश्मीर के इलाके थनामंडी राजौरी में अपने ही अफसरों पर गोलियां चला दी। अब तक की इतलात के मुताबिक मुतअद्दिद फौजी जख्मी हैं और कुछ को यरगमाल भी बनाया गया है। ये वाक़या 48 राष्ट्रीय राइफल्स में पेश आया। भारतीय फौज में ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं। भारतीय फौज इस तरह के शदीद मसाइल का शिकार है, जहां हवास बाख्ता फौजी एक दूसरे को ही कत्ल कर रहे हैं। एक भारतीय तहकीकी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ साल में अब तक 82 ऐसे वाक़यात हुए हैं जिनसे भारतीय फौज के आला अफसरान भी मायूसी का शिकार हैं। फायरिंग के वाक़े से लगता है कि मकबूजा कश्मीर के निहत्ते मुसलमानों पर बर्बरियत करना खुद भारतीय फौजियों को भी जहनी अजियत दे रहा है। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने गवादर में खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए भारी मिकदार में मनशियात बरामद कर ली। तर्जुमान पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक गवादर के इलाके बंदरी में कोस्ट गार्ड ने मशकूक गाड़ी से 743 किलोग्राम चरस और 57 किलोग्राम आइस बरामद कर ली। पकड़ी जाने वाली मनशियात की आलमी मार्केट में मालियत 21.84 बिलियन डॉलर के लगभग है।
नाज़रीन, फिश फार्मिंग देही इलाकों के साथ शहरों में भी मकबूल होती जा रही है। घरेलू सतह पर फिश फार्मिंग के लिए बायोफ्लॉक सिस्टम बहुत कामयाब है और इसका रुझान तेजी से बढ़ रहा है। रहीम यार खान से रिपोर्ट कर रहे हैं इशफाक अहमद। रवायती तरीके से मछलियां पालना एक मुश्किल काम था, जो अब बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी की वजह से आसान हो गया है। रहीम खान के शहरी ने बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी वाला मछली घर बनाया है, जहां पानी के टैंक में 12,000 लीटर पानी स्टोर करके 1,500 तक मछलियों की अफजाइश की जा रही है। इस स्मार्ट बायोफ्लॉक फिश फार्म में 12,000 लीटर के एक टैंक से 1 एकड़ के रवायती फिश फार्म के बराबर मछली की पैदावार हासिल हो रही है। बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी के टैंक पर 1,40,000 रुपये खर्चा आता है, जिससे 3,80,000 रुपये सालाना आमदनी होती है। ये एक ऐसा कारोबार है जिसके लिए आपको थोड़ी जगह चाहिए, थोड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तकरीबन 700-800 ग्राम तक इसका वजन चला जाता है। तो ये फरवरी के महीने में हम ये स्टार्ट करते हैं सेल करना। लोकल मार्केट में भी सेल करते हैं हम, और इधर परचून रेट पे भी हम सेल करते हैं। बायोफिश फार्म में एक तो पानी का इस्तेमाल बहुत कम है, दूसरा टैंक में मौजूद कम जगह पर सैकड़ों मछलियां पालने के लिए मछलियों को ऑक्सीजन की फराहमी के लिए खुसूसी इंतजाम किया गया है। बायोफ्लॉक फिश फार्म के लिए किसी खास किस्म की मछलियों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि पाकिस्तान के रवायती फार्म में जो मछलियाँ पाई जाती हैं वही तमाम इकसाम बायोफ्लॉक में भी पाली जा सकती हैं। जिन लोगों के पास ज़मीन कम है या जगह कम है, उनके लिए है कि वो इस फ़िश फार्मिंग को, इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं, क्योंकि जो ट्रेडिशनल फ़िश फार्मिंग पाकिस्तान के अंदर है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जगह और बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। इस टेक्नोलॉजी से बनाए गए मछली घरों से न सिर्फ मुल्की ज़रूरियात को पूरा किया जा सकता है, बल्कि इसे एक्सपोर्ट करके ज़र मुबादला भी हासिल किया जा सकता है। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान। नाज़रीन, कुछ दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएंगे। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी से पाकिस्तान में इटली के सफ़ीर एंड्रियास फेरेरास ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर समेत मजमूई इलाकाई सूरत हाल और तवानाई के मौजू पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि पाकिस्तान को तवानाई के बहरान का सामना है। बिजली की रवायती ज़राए से हटकर मुतबादिल ज़राए से बिजली पैदा करने के मौक़े तलाश करने चाहिए। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर भी इत्तेफ़ाक किया गया। सऊदी फलाही इदारे किंग सलीमान रिलीफ सेंटर ने पाकिस्तान में मुस्तहिकीन को सर्दियों में इमदाद की फराहमी के मंसूबे का आगाज़ कर दिया है। इस प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खानदानों में विंटर किट्स और ग़िज़ाई अशिया तकसीम की जाएंगी। पहले मरहले में चित्राल, अपरदीर, कोहिस्तान, सवात, कदलात, सुराब, कला सैफुल्ला, ज़ियारत, खज़र, इस्तौर और गुपस यासीन में 25,000 किट्स और इमदादी सामान तकसीम किया जाएगा। इससे पहले किंग सलमान रिलीफ सेंटर की जानिब से सैलाब मुतासर इलाकों में बड़ा रिलीफ प्रोजेक्ट मुकम्मल किया गया है। तकरीब से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद ने रिलीफ पैकेज पर सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि तमाम शुबों में तावन पर सऊदी क़यादत के मशकूर हैं। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने कहा कि इमदाद का मकसद मुश्किल वक्त में मुस्तहिक खानदानों से इज़हार यकजहती है। यह मनसूबा NDMA के तावन से 4 मराहिल में मुकम्मल किया जाएगा। स्पेस टेक्नोलॉजी के ज़ेर एहतमाम एडवांस मटीरियल से मुतालिक 5 रोज़ा सिम्पोजियम इख्तिताम पजीर हो गया। मुकर्ररीन ने सिम्पोजियम में जदीद टेक्नोलॉजी से मुतालिक नई इजादात और ख्यालात का इजहार किया। मुकर्ररीन का कहना था कि आलमी सतह पर एडवांस मटीरियल में जिद्दत लाई जा रही है। इस फोरम के जरिए कंपनियों की जानिब से अपनी मसनूआत को नुमाइश में रखने का मौका मिला है। मुकर्ररीन का कहना था कि इस तरह के सिम्पोजियम रिसर्चर्स के लिए भी प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं। मटीरियल साइंसेज में जिद्दत के साथ चैलेंजेस भी आए हैं। उनका कहना था कि एडवांस मटीरियल अब नॉन इंजीनियरिंग एरियाज बिलखुसूस मेडिकल के शोबे में भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पाकिस्तान टेलीविजन के साबिक डायरेक्टर MZ सुहेल को इस्लामाबाद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। तकरीबन 4 दहाइयों तक पाकिस्तान टेलीविजन के साथ मुंसलिक रहने वाले MZ सुहेल ने पेशावराना सहाफत में अपनी अलग शनाख्त बनाई। तफसील जानते हैं इमरान मनसब से। पाकिस्तान टेलीविजन को एनालॉग यानी पुरानी टेक्नोलॉजी से लेकर जदीद असली तकाज़ों से हम आहंग करने की जब भी बात होगी, MZ सुहेल का नाम सर फहरिस्त होगा। 70 की दिहाई में पाकिस्तान टेलीविजन से मुंसलिक होने वाले MZ सुहेल का शुमार PTV न्यूज के बानी अरकान में होता था। वो पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज की खबरनामा के सीनियर न्यूज एडिटर और कंट्रोलर न्यूज के तौर पर भी खिदमत सर अंजाम देते रहे। वज़ीर आज़म और सदूर मुमलिकत के साथ रिपोर्टर की हैसियत से भी MZ सुहेल ने खिदमत सर अंजाम दी। वो PTV इंटरनेशनल रिलेशन डिवीजन के डायरेक्टर की हैसियत से 2009 में रिटायर हुए। वो जो मिलेनियम एज के जो जर्नलिस्ट हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, उनमें सुहेल साहब का नाम बड़ा नुमाया है। एक बहुत बड़े प्रोफेशनल थे वो, जिन्होंने उनके साथ काम किया। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। टीम वर्क के तौर पर साथ लेकर चलने में जितना इस शख्स का किरदार है शायद किसी और का। इदारे में नए आने वालों के साथ MZ सुहेल का रवैया बहुत दोस्ताना होता, अच्छे काम को इतना सराहते कि सिरों खून बढ़ जाता। एडिटोरियल जजमेंट उनकी बहुत अच्छी थी,
पूरा न्यूज़ रूम तकरीबन उनकी एडिटोरियल जजमेंट का कायल था। हमेशा ऐन वक्त पे जो है ना, जब लीड होती थी, खबरनामे का वक्त होता था, सोहेल साहब लीड बदल देते थे आकर, किस लिए कि वो उनका प्रोफेशनलिज्म जो है ना वो उन पे हावी आ जाता था। एमजेड सुहेल पीटीवी न्यूज की एंकर राजदा सुहेल के शोहर थे, जबकि उनकी बेटी नमरा सुहेल भी पीटीवी न्यूज की रिपोर्टर हैं। अस्पताल में जेर इलाज एमजेड सुहेल जुमे की अलग सुबह दाई अजल को लब्बैक किया गए। उनका नमाज जनाजा इस्लामाबाद में अदा किया गया, जिसमें सियासतदानों, मारूफ ब्रॉडकास्टर्स, पीटीवी के स्टाफ और अफसरान के अलावा उनके हम असर और दीगर शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की कसीर तादाद में शिरकत की। एमजेड सुहेल को H11 की कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वजीर इत्तलात मुर्तजा सुलंगी और सेक्रेटरी इत्तलात ज़हूर अहमद ने एमजेड सुहेल के इंतकाल पर अफसोस का इज़हार करते हुए कहा कि पीटीवी के लिए मरहूम की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान टेलीविजन, फैमिली और न्यूज एंड करंट अफेयर्स के शोबे के मुलाजमीन ने एमजेड सुहेल की वफात पर गहरे दुख और रंज का इज़हार किया है। आज जो पीटीवी की साख है वो एमजेड सुहेल जैसे सहाफ़ियों की ही मरहूम मिन्नत है। इमरान मसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। हाइपर पोएम एंथोलॉजी में मुनफरिद उसलूब, तशबीह, इस्तारों और लफ्ज़ों में महारत रखने वाले शायर मंजर हुसैन अख्तर को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की जानिब से मुरत्तिब फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है। उनके साहबजादों हुसैन फातेह और अली गालिब को भी रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ये एंथोलॉजी रिवायत और इख्तरा का इम्तिजाज है जो क़ारीन को मुनफरिद तजुर्बा पेश करती है। मंजर हुसैन अख्तर ने रिवायती शायरी की हदूद को अपनी हाइपर नज़्म एंथोलॉजी से आगे बढ़ाया है। मंजर हुसैन अख्तर को उनकी शेरी, इल्मी और अदबी खिदमात के एतराफ़ में कमेंडेशन अवार्ड से भी नवाजा गया है। मंजर हुसैन अख्तर और उनके साहबजादों का इंतखाब पाकिस्तान के लिए एहसास है। अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि जनूबी इलाकों में गर्म रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है।